सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पढ़ते हैं कविता आज़ादी। आइए अब हम पाठ के दूसरे अंश को समझने से पहले उन्हें पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ लें जो हाशिए में दिया गया है। दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होगी कि शागिर्द के प्रश्न का दर्जी ने क्या उत्तर दिया। शागिर्द के सवाल को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। दर्जी के पास गहरे अनुभव हैं। उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। मूलभूत ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाली ऊनी वस्त्र, थके मांदे के लिए बिस्तर ही आज़ादी है। इसके बाद दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द है। क्या आप जानते हैं कि शब्द या अभिव्यक्ति का आज़ादी से क्या संबंध है? जो हमें उचित या अनुचित लगता है और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त न कर पाएँ तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्राय की जाती है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो वह हम अवश्य कहें। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। यानी आज़ादी कवि के लिए शब्द है। शिकारी के लिए तीर। शिकारी के लिए तीर के कमान आज़ादी एक साधन है। शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है यदि उसके पास तीर ना हो तो। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आज़ादी है। अकेलेपन के कष्ट से मुक्ति होना, भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। अगली पंक्ति में कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आज़ादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। यहाँ मुक्त करने का आशय सोचने विचारने की क्षमता को विस्तार देना। ऐसा विस्तार जो व्यक्ति को संकीर्ण या ओछी बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनाता। ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक एवं आंतरिक ही रहेगा। उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे उन्हें पहले यह ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद वे इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए और देश आज़ाद हुआ। इसके लिए उनमें से बहुतों ने कई तरह से त्याग बलिदान किया। किसी ने घर बार छोड़ा, कोई जीवन भर जेल में यातना सहता रहा, कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं। आइए अब हम कविता के अंतिम अंश को ठीक से समझने से पहले एक बार फिर पढ़ लें। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है।
यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। आपने जाना कि आज़ादी का व्यापक अर्थ है। कविता के इस तीसरे अंश में दर्जी यानी उस्ताद ने आज़ादी को कर्म से जोड़ा है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया है। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कहने का आशय यह है कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। सुई की चमकदार नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कर्म जारी रहेगा, तो आज़ादी बनी रहेगी। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म का महत्व सर्वाधिक महत्व है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस अंश में उस्ताद ने आज़ादी का संबंध सबसे पहले सुई की नोक से क्यों जोड़ा है? शागिर्द के प्रश्नों में अंतिम प्रश्न क्या था, याद कीजिए। शागिर्द का अंतिम प्रश्न था कि क्या इस कपड़े सीने वाली मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आज़ादी है, अर्थात कर्म से मुक्ति आज़ादी है। कभी कभी निरंतर काम करते हुए हम भी थक जाते हैं और सोचते हैं बस अब और काम नहीं। लेकिन यह आराम की स्थिति कुछ देर की स्थिति है, हम फिर काम में लग जाते हैं। कर्म को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात तो उस्ताद भी कह रहे हैं, कर्म करना आज़ादी है। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कहता है। कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, जाड़ा सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलाती है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा ना हो कि मेहनत कोई करे और खाए कोई और, बोए कोई और, काटे कोई और। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए। यह उचित फल आज़ादी का पर्याय है। इसके साथ साथ आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। कर्म ही आज़ादी है और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आज़ादी है। इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करते रहने का संदेश देता है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हुई। वह भी सुई में धागा पिरोने लगा। उसकी समस्या का समाधान हो गया और उसके पुनः कर्मरत होने का निर्णय ले लिया। आज़ादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है, यह आप भी समझ गए होंगे। अभी हमने पाठ का भावार्थ और सरलार्थ समझा। आइए अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से कवि का क्या आशय है? उत्तर है उन्मुक्त और उच्छृंखल होना। अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का आशय है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। आज़ादी का मतलब है अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। जो कपड़े नहीं सिएगा पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? दर्जी के शागिर्द की ओर। दर्जी के अनुसार आज़ादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? जो निरंतर कर्म करता है। क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है? कैसे, समझा कर लिखिए। आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। कर्म ही आज़ादी है और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आज़ादी है। जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा ना हो कि मेहनत कोई करे और खाए कोई और।
आज़ादी कविता में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? उस्ताद ने शागिर्द को समझाया कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देकर शागिर्द की आज़ादी संबंधी सारी शंकाएं व परेशानियां दूर हो गई। वह सुई में धागा पिरोने लगा क्योंकि उसकी समस्या का समाधान हो गया और उसने पुनः कर्मरत होने का निर्णय ले लिया। आज़ादी कविता के आरंभ में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ समझाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, आरंभ में शागिर्द घूमने फिरने और सैर सपाटे को ही आज़ादी मानता था। उछल कूद मचाने, बेफिक्र और खुश रहने को भी आज़ादी मानता था। वह कर्म से मुक्ति को आज़ादी मानता था। आज़ादी कविता में आज़ादी शब्द का क्या मतलब है? उत्तर है, आज़ादी जीवन की अनिवार्यताओं से है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना ही नहीं बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य निभाना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित काव्यांश के कवि व कविता का नाम बताते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। उत्तर है, कविता का नाम आज़ादी। कवि का नाम मूल लेखक बालचंद्रन चुल्लीकाड और अनुवाद असद जैदी का। सरलार्थ देखते हैं। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को सुंदर व स्वस्थ बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आज़ादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं। काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों में ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया गया है। आज़ादी या मुक्ति का अर्थ उच्छृंखलता, दुस्साहस, अवसरवाद या संकीर्ण सुख नहीं, बल्कि आज़ादी का संबंध श्रम, त्याग और बलिदान से है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली में है। काव्यांश में अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कर्मठ और कर्म जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अतुकांत मुक्त छंद अनुदित कविता है, यानी अनुवाद की हुई कविता है। धन्यवाद।